हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का अगला बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे यूज करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है ये हमें जानना है आज के लेक्चर में। तो मनी सप्लाई होती क्या है आपका, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। देखो, मुद्रापूर्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अमंग द पब्लिक इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मतलब हमारे और आपके बीच में किसी समय पे, किसी क्षण पे जितना अमाउंट ऑफ मनी है, जितना अमाउंट ऑफ मनी है, वही क्या कहलाता है आपका, मनी सप्लाई इकोनॉमी की कहलाती है। मनी सप्लाई इकोनॉमी की आपकी बोली जाती है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास हम रखे हुए हैं। जैसे मैं इंडिविजुअल अपनी मनी सप्लाई को मेजर करूं कि मेरे पास कितना रुपया है आपका, तो कैसे मैं मेजर करूंगा, जितना मेरे पॉकेट में है उसको मैंने उठाया, ठीक है, कैश के रूप में। घर में जो पैसा कैश के रूप में रखा हुआ है, जो पॉकेट में है, ये कैश के रूप में ही होते हैं। तो मैंने इसको उठाया एंड देन जितना मेरा बैंक में जमा है, इन दोनों को उठा के मैंने जोड़ लिया। ये मेरे अकेले की क्या हो गई, मनी सप्लाई हो गई। ये मेरी इंडिविजुअल की है। उसी तरह से पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग होते हैं, उनकी जो मनी होती है, उनके पास जो पैसा होता है, या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास जो पैसा होता है, उसको आरबीआई क्या करती है, आपकी मेजर करती है। अब वो जो मेजर करती है आपकी आरबीआई मनी सप्लाई, उसी को हम उस इंस्टेंट पे पूरी इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था की हम क्या कहते हैं, आपका मनी सप्लाई कहते हैं। तो मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अमंग द पब्लिक इज कॉल्ड मनी सप्लाई। कौन इसको मेजर करता है, तो मेजर्ड बाय आरबीआई। देश की जो सेंट्रल बैंक है हमारी, आरबीआई क्या करती है, इसको मेजर करती है कि हमारे और आपके बीच कितना आपका रुपया है। यही मनी सप्लाई को क्या करता है, आपका दिखाता है, मनी सप्लाई को यहाँ पे दर्शाता है आपका। एंड अब बात आती है कि एक्चुअली ये मनी सप्लाई जो होता है कैसे मेजर किया जाता है। तो अभी आगे जो फॉर्मूला आपका ये है मैथमेटिकल, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा एज ए लेमन लैंग्वेज समझ लीजिए, आसान भाषा में कैसे मनी सप्लाई आपका मेजर किया जाता है। तो देखो, एक आम आदमी होता है, वो अपने पैसे को, या कोई भी हो, मोस्टली लोग अपने पैसे को कहाँ पे रखते हैं, या तो हाउस होल्ड में रखेंगे पैसे को, घरों में रखेंगे पैसे को, या तो वो पैसे को कहाँ पे रखेंगे, बैंक में रखेंगे, या तो वो पैसे को कहाँ पे रखते हैं, आपके पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। यही मेन तीन जगह है जहाँ पे लोग मोस्टली अपने पैसे को क्या करते हैं, आपका रखते हैं। या तो घर में जब रखते हैं तो कैश के रूप में लोग पैसे को रखते हैं। जब बैंक में रखते हैं तो डिपॉजिट के रूप में रखते हैं लोग पैसे को। इवन जब पोस्ट ऑफिस में जब लोग पैसे को रखते हैं, तो ये भी किस फॉर्म में होता है, डिपॉजिट के ही फॉर्म में पैसा क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। यही तीन मेन जगह है। तो जैसे मैंने अपनी मनी सप्लाई, मैं इंडिविजुअल अपनी मनी सप्लाई जैसे मैंने मेजर किया, तो मैंने केवल अपने पॉकेट, मेरे घर में जो पैसा है वो मैंने लिया, और जो मेरा बैंक में उसको मैंने जोड़ दिया। ये मेरे अकेले की मनी सप्लाई हो गई। मेरा पैसा पोस्ट ऑफिस में नहीं है, इसलिए मैंने पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं जोड़ा। अब जब पूरी इकोनॉमी का आप कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में पड़ा होगा। तो आपको पूरी इकोनॉमी का अगर जो पता करना है, तो तीनों जगहों के पैसे को उठा के जोड़ लीजिए, पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई क्या होती है आपको पता चल जाती है। अब बात आती है कि ये जो आरबीआई है कैसे मनी सप्लाई को मेजर करती है। तो हमने बताया क्या कि तीनों जगह के पैसे को उठा के जोड़ लेती है, तो आरबीआई मनी सप्लाई को मेजर कर लेती है, कितना इकोनॉमी में उस इंस्टेंट पे कितना पैसा आपका है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि चलो, बैंक और पोस्ट ऑफिस ये दो जो जगह है, यहाँ तो आपका डिपॉजिट है, इनसे डेटा मांग लिया आरबीआई ने, इनको मिल गया और इकट्ठे उसको जोड़ लिया। लेकिन ये हाउस होल्ड का पैसा कैसे आरबीआई पता करती है? ऐसा तो है नहीं कि दरवाजा जाके खटखटाती है, पूछती है भाई कितना रखे हो, तो ऐसा संभव है नहीं आपका। तो ऐसे के लिए आरबीआई करती क्या, इसका आंसर क्या होगा, कैसे आरबीआई हाउस होल्ड का पैसा पता करती है? तो देखो, जितना भी इकोनॉमी में पैसा है, ठीक है, उसको जो जारी करने का काम जो होता है, जितना भी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में जारी करने का काम, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू ही होता है। ठीक है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और कुछ आपके आरबीआई के हाथ में। अब कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में, कौन सा आरबीआई के हाथ में, ये हम लोग आरबीआई वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी मनी सर्कुलेशन में है टोटल, ये आरबीआई को क्या होता है, आपका पता होता है। अब उसमें से करती क्या है आरबीआई कि बैंक और पोस्ट ऑफिस ये दोनों का पता चल गया, अब इन दोनों को क्या करती है, माइनस कर देती है। जो बचेगा वो कहाँ होगा, हाउस होल्ड में ही तो होगा पैसा। तो फिर आप कहोगे यार ये बताओ, जब तुमको टोटल सर्कुलेशन में पता था और सर्कुलेशन में जो पैसा है वही इन तीनों जगहों पे है, तो फिर तुम ये अलग अलग करके इनको क्यों जोड़ा, तुमने इनको अलग अलग करके क्यों जोड़ा? बात तो वही निकल के आ रही है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो तीनों जगह के जो पैसे होते हैं ना,
इन तीनों की अपनी अपनी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। इन तीनों की अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। लिक्विडिटी का यहाँ पे सिंपल मतलब ये होता है कि जो पैसा जल्दी खर्च हो जाए वो पैसा सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, माना जाता है आपका। तो इन तीनों की अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है। अब इसका अब कहोगे कि तीनों की अलग अलग लिक्विडिटी होती है, तीनों को अलग अलग निकाल के फिर जोड़ा जाता है, तो इन सब काम के पीछे आरबीआई का क्या मंशा होता है, ऐसे क्यों करती है आरबीआई? ऐसा क्या खाली बैठी हुई है कि चलो भाई हमें टोटल सर्कुलेशन पता है, उसके बावजूद भी हम सबका अलग अलग निकाल के जोड़ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई खाली बैठी हुई है, ये सारा काम आपकी कर रही है। तो इसके पीछे जो आरबीआई का मोटिव आपका होता है वो ये होता है आपका कि देखो, महंगाई को कंट्रोल करना ये आरबीआई का काम है, ठीक। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी के प्रीफेस में ही मैंने बताया था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए। मतलब इकोनॉमी अगर जो जीडीपी डाउन हो रही है तो उसको बूस्ट करना है, डिप्रेशन है तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, इन्फ्लेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो आरबीआई ये मनी सप्लाई इसलिए मेजर करती है ताकि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उसी इंटेंसिटी के साथ चल सके। और क्यों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चलती है? तो आरबीआई को महंगाई क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। महंगाई को ही नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ये सारा काम करती है। तो होता क्या है कि ये जो तीनों जहां के जो पैसे हैं इनकी अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है। अब ध्यान देना कि जैसे हमारे और आपके पास अगर जो पैसे हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च करेंगे तो या तो कोई गुड्स खरीदेंगे या तो कोई सर्विस खरीदेंगे, तो हमारा क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ेगा तो भाई इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो तो अभी वही है। जैसे मैंने एक लेक्चर आपका यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो बलाजर-सैमुअल्सन इफेक्ट का आरबीआई ने डेटा एनालाइज करके डाला है कि महंगाई क्यों बढ़ी है। उस लेक्चर को देखिएगा, वहां से और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि आरबीआई होता क्या है, जब हमारे और आपके बीच पैसे होते हैं तो हम डिमांड को बढ़ाते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन तो वही है, डिमांड बढ़ेगा, महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, सप्लाई बढ़ी नहीं, डिमांड का इंबैलेंस हुआ, तुरंत महंगाई, तुरंत इन्फ्लेशन क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो जो तीनों जगह के जो पैसे आरबीआई अलग अलग करके जोड़ के पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई निकालती है, उसके पीछे मंशा ये होता है कि इन तीनों पैसों की लिक्विडिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल लेके, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आपके जेब में 1-2 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है, कुछ सामान दिखा बढ़िया सा, फट से तुरंत आपने उतरे और तुरंत खरीद उसको सामान को आपने खरीद लिया। फिर थोड़ी देर बाद आगे गए, अब पछताना शुरू कर दिए, यार बिना मतलब का हमने ये खरीद लिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। अब तो वापस करने जाओगे नहीं, खरीद लिया तो खरीद लिया, अब उसको अपने पास रखना ही रखना है आपको। अब देखो, पैसा था तो आपने तुरंत क्या किया, खरीद लिया। जेब में कैश था, तुरंत खरीद लिया। वहीं पे अगर जो एटीएम कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड होता, तो एटीएम कार्ड होता तो फिर सोचते कि चलो यार बैंक से अब निकालना पड़ेगा, कौन बैंक जाए उसको निकालने के लिए। अब मान लो आपका ही पैसा है, अगर जो बैंक में पड़ा हुआ है, तो फिर आप कहते कौन जाएगा एटीएम पे निकालने। एक तो जाओ तो 4 बाहर खड़े होते हैं, एक अंदर होता है जो 10 बार कार्ड को अंदर बाहर कर रहा होता है। तो इससे बढ़िया कभी और इस पैसे को हम निकाल लेंगे। तो फिर आप थोड़ा सा आलस्य आपको वहां होगा और आप वहां से पीछे हट जाओगे, पैसे को नहीं निकालोगे, यानी उन चीजों को नहीं खरीदा आपने। यानी देखो तरलता, देखो हाउस होल्ड अगर जो पैसा आपके पास कैश के रूप में है, पॉकेट में हो चाहे घर में हो, बात एक ही होती है, हाउस होल्ड में ही काउंट किया जाता है। कैश में है तो तुरंत खरीदा, बैंक में है तो थोड़ा सा आप क्या हो गए, हिचकिचाए। मान लो कि बैंक में नहीं है, आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो फिर पोस्ट ऑफिस में तो जाने में 10 बार आप सोचोगे, क्योंकि आपको याद आएगा कि पिछली बार गए थे तो ये मुझे 1 घंटे बैठा के रखा हुआ था। कारण ये था कि इसके पास तो पैसा ही नहीं था, बोला था कि भाई जब आएगा तो मैं आपको दूंगा। तो उतना जलील होने से बढ़िया है कि सामान कभी और हम खरीद लेंगे। यानी पोस्ट ऑफिस का जो पैसा है इसकी लिक्विडिटी कम है, इसको खर्च करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपका। वहीं हाउस होल्ड का पैसा क्या होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। बैंक का पैसा उससे कम होता है, पोस्ट ऑफिस का पैसा उससे कम होता है। तो आरबीआई इसीलिए इन तीनों का अलग अलग डेटा क्या करती है, कैलकुलेट करती है, और तब जोड़ के पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई पता करती है। अब समझ में आया, वो बेवकूफी नहीं होता है, उसके पीछे कारण होता है। अब होता क्या है कि अगर जो हाउस होल्ड में, ये जो हाउस होल्ड है इसका पैसा अगर जो बढ़ा, अगर ये 3 डब्बे निकल के आए, एक हाउस होल्ड का आया, एक बैंक का आया और एक आपका पोस्ट ऑफिस का है, तीनों को जोड़ोगे तो पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई, मतलब जो लोगों के पास पैसे हैं वो निकल के आपका आ जाएगा। अब यहां पे देखो कि अगर जो ये डब्बा, इस डब्बे में पैसा अगर जो बढ़ रहा है, ठीक है भाई, टोटल अगर जो 100 रुपया है पूरी इकोनॉमी में मान लो, तो 100 में से अगर जो यहाँ पे आपका 20 रुपए था पहले, और यहाँ पे आपका कुछ मान लो कि 70 रुपए थे, और पोस्ट ऑफिस में जनरली पैसा कम ही लोग रखते हैं, तो 10 रुपए पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा था। अगर जो पैसा आपका यहां बढ़े, यहां कम हो, ये 70 से क्या हो जाए आपका 60 हो जाए,
और वही पैसा निकल के लोगों के हाथ में आ जाए, ये 20 से बढ़ के 30 हो जाए, तो फिर जब आरबीआई मेजर करती है तो उसका दिमाग खराब होना शुरू होता है कि यार अब हाउस होल्ड में पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। अब जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो कैश बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा और महंगाई क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। और संसद ने आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है कि शॉर्ट टर्म में, ध्यान देना अल्पकाल में, नॉट द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आप इन्फ्लेशन को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। कैसे करोगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप कंट्रोल करोगे। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी में अब आरबीआई जैसे जैसे ही लोग के पास कैश ज्यादा होता है, हाउस होल्ड में पैसा बढ़ता है, तुरंत आरबीआई बैंक का इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ाती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मैंने आपको प्रीफेस में बताया कि जो डिपॉजिट एंड लेंडिंग का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ही क्या होता है आपका डिसाइड किया जाता है, वो सब कुछ यहीं पे आपका तय होता है। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं से क्या होता है आपका डिसाइड किया जाता है। तो अगर जो पैसा हाउस होल्ड में बढ़ा तो आरबीआई तुरंत क्या करती है, आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, लोग पैसा बैंक में रखते हैं और जैसा पैसा बैंक में जाता है उसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, खर्च कम होना होता है। देन जैसे खर्च कम होता है, डिमांड कम होती है, महंगाई क्या हो जाती है आपकी, कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को मेजर करती है, इन तीन जगहों के पैसे को निकाल के क्या करती है, कैलकुलेट करती है। तो यहाँ से दो बात आपको पता चला कि मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, कौन इसको मेजर करता है, आरबीआई इसको मेजर करती है आपकी। एंड देन उसके बाद पता चला क्यों आरबीआई मनी सप्लाई को मेजर करती है, तो भैया वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, उसी हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलती है कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाएं कितना घटाएं आपका इंटरेस्ट रेट आपका। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, आपका मेजर किया जाता है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया, ये जो महंगाई, ये क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का, ये तो एक लेमन तरीका है, लेकिन आपका जो मैथमेटिकल तरीका है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसके थ्रू हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखो हुआ क्या कि 1977 में आरबीआई ने एक फॉर्मूला क्या किया, बनाया मनी सप्लाई को मेजर करने का। उसके जो डिप्टी गवर्नर्स थे उन्होंने फॉर्मूला बनाया मनी सप्लाई को मेजर करने का, ठीक है। कब, अप्रैल 1977 से ये फार्मूला आपका यूज हो रहा है। एक और आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे दूं, ये फार्मूला संशोधित हुआ है 1998 में, 1998 में संशोधित हुआ आपका। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की एम्पावर्ड कमेटी आपकी बनी, उन्होंने क्या किया, आपका इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस किए। बट जो चेंजेस, जो फार्मूला है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपका इसी से काम चल जाता है। यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी को समझ लीजिए। जो चेंज है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे आपने देखा होगा भाई, फिजिक्स में आपके न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो फिजिक्स के जो बाद में चल के जो न्यूटन्स लॉ है वो बड़ी बॉडीज के लिए होता है आपका। जो पार्टिकल लेवल पे जो फिजिक्स है आपकी, पार्टिकल फिजिक्स है, उस पे वो फार्मूला आपका काम नहीं करता है। तो उसके लिए अलग से बाद में तमाम आपके साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसके लिए अलग से थियरी आपकी दी। बट ऐसा नहीं है कि न्यूटन को आप नहीं पढ़ते हो, न्यूटन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो बेसिक यही है आपका जो अमेंडेड फार्मूला है, वो इसी पे कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बेस्ड है। तो हमें बेसिक ही पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, आपका 4 वेरिएबल लिया। एक यमोन लिया, यमोन, फिर दूसरा M2, तीसरा लिया M3 और चौथा लिया आपका M4। ये 4 आरबीआई ने क्या किया, आपके वेरिएबल लिए। M1 मनी सप्लाई मेजर फर्स्ट, M2 मनी सप्लाई मेजर सेकंड, M3 मनी सप्लाई मेजर थर्ड, M4 मनी सप्लाई मेजर फोर्थ। ये 4 वेरिएबल लिए। आप इस चारों वेरिएबल को यहाँ पे देख सकते हो। इस पे यमोन आपका इस स्लाइड पे दिख रहा है, यहाँ पे यमोन। आगे आप आओगे तो आपको यहाँ पे M2, M3 एंड M4 दिखेगा। तो एक एक करके हम लोग आते हैं और इस फार्मूले को देखते हैं कि कैसे आरबीआई ने इन फार्मूले के थ्रू मनी सप्लाई को, जो है हमारे और आपके बीच में जो पैसे हैं, उसको आरबीआई ने क्या किया, आपका मेजर किया, उसको उनका मेजरमेंट आरबीआई ने किया, ठीक है। तो पहला है M1। M1 का फार्मूला देखते हैं। M1 के लिए आरबीआई ने क्या लिखा, बोला क्या कि जो M1 मनी सप्लाई जो मेजर फर्स्ट है, ये बोला कि C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या होता है, करेंसी विथ हाउस होल्ड। DD का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। आरबीआई के साथ भी कुछ लोगों का अकाउंट होता है, वो पैसे जमा करते हैं। जैसे हम और आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, वैसे भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये कहाँ पैसा जमा करते हैं, आरबीआई के पास। इनका अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई के पास होता है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज और मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि हमें समझने और समझाने में आसानी हो जाए। उसको मैं यहाँ पे हटा दूं।
अब आइए देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया, हाउस होल्ड में जो पैसा होता है ये कैश के रूप में होता है, ठीक। बैंक में जो पैसा होता है ये डिपॉजिट के रूप में होता है। अब डिपॉजिट जो बैंक में होता है वो दो तरह का होता है, एक डिमांड होता है, दूसरा क्या होता है, टाइम। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी जो पैसा होता है वो डिपॉजिट के फॉर्म में होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा क्या होता है आपका टाइम डिपॉजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है अमाउंट में, तो सी करेंसी विथ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का पूरा पैसा आ गया आपका इसमें, ठीक है। करेंसी विथ हाउस होल्ड सी हो गया। डीडी की बात हो रही है, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। बैंक का जो केवल ये वाला पार्ट है, डिमांड और टाइम दो तरह के डिपॉजिट होते हैं बैंक में, तो बैंक का डिमांड डिपॉजिट लगभग आधा पैसा इस अमाउंट में क्या हो गया आपका दिखाया गया। चुपचाप इसको पहले सुनिए, लास्ट तक जाते जाते ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओडी का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के साथ जो अन्य लोगों का डिपॉजिट है वो आपका, इन तीनों को जोड़ दो तो अमाउंट क्या होता है आपका निकल के आता है। अभी देखो इस फार्मूले में बैंक का टाइम डिपॉजिट ये कहीं नहीं दिखा, पोस्ट ऑफिस का नहीं डिमांड दिखा, नहीं पोस्ट ऑफिस का टाइम दिखा, केवल यहां पे बैंक का डिमांड डिपॉजिट और हाउस होल्ड का पूरा पैसा यहां पे अमाउंट में क्या हो गया आ गया। अब आरबीआई क्या करती है आपकी, दूसरा यहां पे M2 के लिए फार्मूला यहां पे लिखती है आरबीआई, और क्या लिखती है M2 के लिए कि आपका M2 इक्वल टू है क्या आपका अमाउंट प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। आपका ध्यान दीजिएगा, अमाउंट में हमने क्या लिखा, अमाउंट में देखा क्या C प्लस DD, ठीक है, C प्लस DD। ओडी को मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, ओडी को मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। ओडी को मैंने इसलिए यहां पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ओडी पूरी इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है ना उसके रिस्पेक्ट में अगर जो मेजर करोगे तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, तो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है। तो अब मैं जहां जहां अमाउंट की बात करूंगा तो बस आप समझ लेना C प्लस DD। बस जो फार्मूला जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है ना वहां पे ये मत गलती करिएगा, ओडी को मत छोड़िएगा, क्योंकि फार्मूला डायरेक्टली आपके पीसीएस में पूछा गया है और मैं अभी आगे आपको क्या करूंगा इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप देखना, सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का जो बचत जमा होता है वो भी क्या हो गया आपका आ गया। ध्यान दीजिएगा एक बार और यहां पे लिख दे रहा हूं, जो पैसा होता है वो हाउस होल्ड में होता है, हाउस होल्ड में, जो कि पिछले स्लाइड पे लाना यहाँ पे मुश्किल है, तो बार बार स्लाइड को इधर उधर करना भी सही नहीं है। हाउस होल्ड है आपका, एंड देन दूसरा पैसा हम कहां पे रखते हैं आपका बैंक में रखते हैं, तीसरा पैसा हम कहां पे रखते हैं आपके पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैश के रूप में, ठीक, यहाँ पे डिमांड और टाइम डिपॉजिट के रूप में, यहाँ पे भी डिमांड और टाइम डिपॉजिट के रूप में। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट मतलब C प्लस DD, हाउस होल्ड का पूरा पैसा आ गया यहाँ पे, ठीक, प्लस DD है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये पूरा आ गया, प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग होता है वही पोस्ट ऑफिस का क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। यानी अमाउंट में हाउस होल्ड का पूरा पैसा, बैंक का लगभग आधा और पोस्ट ऑफिस का लगभग आधा पैसा किसमें आ गया आपके अमाउंट में यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अभी भी बैंक का टाइम और पोस्ट ऑफिस का टाइम कहीं पे नहीं दिखा। अब आरबीआई ने तीसरा लिखा यहाँ पे फॉर्मूला M3 के लिए, M3 के लिए। अब देखना कहोगे कि यार फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही थी आरबीआई तो क्यों नहीं एक ही जगह M लिखी और M में ही सारे पैसे हाउस होल्ड बैंक पोस्ट ऑफिस का क्यों दिखा दी, ये चार डब्बे क्यों बना रही है आरबीआई, चार वेरिएबल क्यों लिए। अभी चार वेरिएबल का यूज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्यों ये चार वेरिएबल आरबीआई ने लिया है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजंस आरबीआई क्या करती है, लेती है। जैसे आप खाना अगर जो बनाए हो आप अपने घर में, तो खाने को डिवाइड कर लिया जाता है कि सुबह ये खाएंगे शाम को ये खाएंगे आप, ठीक है। उसी हिसाब से घर में अपना डाइटिंग क्या होती है आपकी फिक्स होती है। तो जैसे जैसे टाइम आता है दिन भर का अपने खाने का इंतजाम कर लिया आपने, अब जैसे जैसे वो टाइम आता है उस टाइम पे वो खाना आप खाते हो। वैसा तो है नहीं हर टाइम सेम खाना खा रहे हो आप, सेम उसी तरीके से। अब आरबीआई M3 के लिए यहाँ पे क्या करती है, फार्मूला बनाती है। M3 में लिखती क्या है, अमाउंट प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट का मतलब क्या होता है, C प्लस DD, अभी मैंने आपको बताया C प्लस DD। अब ध्यान दीजिए हाउस होल्ड का पूरा पैसा, DD मतलब बैंक का डिमांड डिपॉजिट, और प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ये देखिए टाइम डिपॉजिट विद बैंक, आपका डिमांड और टाइम दोनों बैंक का यहाँ पे आ गया। यानी पोस्ट ऑफिस और बैंक का हाउस होल्ड और बैंक का पूरा पैसा किसने दिखा दिया, आपके अकेले M3 ने क्या कर दिया, शो कर दिया आपका, ठीक है। M3 ने अकेले इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। अब आरबीआई चौथा लिखती M4 में लिखती क्या है आपकी आरबीआई, M3 लिखती है। अब M3 में ध्यान दीजिए हाउस होल्ड और बैंक का पूरा पैसा M3 में क्या होता है, आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। हाउस होल्ड का पूरा पैसा और बैंक का पूरा पैसा M3 में आ जाता है। यानी हाउस होल्ड और बैंक
इसमें टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट क्या होता, पोस्ट ऑफिस का डिमांड और प्लस पोस्ट ऑफिस का टाइम, यानी इनको क्या कर दीजिए M3 में ये प्लस कर दो, ये चीज क्या कर दो, प्लस कर दो, तो पूरा जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है आपका M4 रिजल्ट में क्या होगा आपका निकल के आएगा। और M4 में अगर जो आप ध्यान दीजिए, हाउस होल्ड का पूरा पैसा, बैंक का पूरा पैसा है, M3 ने शो कर दिया, एंड पोस्ट ऑफिस का पूरा पैसा, ये वेरिएबल पूरा क्या कर दिया आपका यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। यानी जो M4 है ये तीनों जगह के पैसे को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। यानी इकोनॉमी की जो पूरी मनी सप्लाई होती है वो किससे दिखाई जाती है, आपके M4 से दिखाई जाती है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएस का कि पूरी इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई होती है वो कौन सा वेरिएबल दिखाता था, M4 क्या करता है, दिखाता है। और आप कहोगे कि भाई जब M4 पूरी इकोनॉमी के उसको शो कर रहा है तो M1 M2 M3 क्यों कैलकुलेट किया आपने, टाइम क्यों बर्बाद किया, हमारा भी दिमाग खराब करते हो, क्वेश्चन बनाते हो तुम, ठीक है, तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, तुम खाली हो, तुम परेशान रहो, वैसे हमारे पास दुनिया भर का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, तुम एक ही में बिना मतलब का जबरदस्ती दुनिया भर के फॉर्मूला क्या कर रहे हो, बना रहे हो। तो इसलिए आरबीआई ये 4 वेरिएबल कैलकुलेट करती है। ये जो चारों देख रहे हो ना, ये समझो 4 डब्बे हैं, ये 4 डब्बे आरबीआई ने बना रखा है। इन चारों डब्बों की अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है इन चारों डब्बों की, और आरबीआई देखती है कि किस डब्बे में पैसा बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस को क्या करती है, लेती है। तो अगर जो मैं M1 को पूरा यहाँ पे लिख दूं पिछले पेज पे जाने के बजाय, तो M1 इक्वल टू क्या था आपका C प्लस DD प्लस OD, यही था ना। ये चारों डब्बों को देखो कि किसकी तरलता कितनी है, लिक्विडिटी किसकी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल मीनिंग, जो पैसा जल्दी खर्च हो जाए वो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है आपका, माना जाता है, ठीक है। तो M1 की अगर जो लिक्विडिटी M2 से देखो, चलो मान लो कि M1 की कुछ लिक्विडिटी आपकी है, मान लिया कि कुछ है, क्योंकि कैश है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, OD है, तो इनकी कुछ अपनी लिक्विडिटी होगी, वो खर्च होते होंगे किसी स्पीड से, तो माना इनकी स्पीड x है, ठीक है। अब इनकी स्पीड हमने x मान लिया, ठीक। अब बात आती है कि M2 से M1 को कंपेयर करो तो दोनों में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होगा, तो M1 है ही है, प्लस इसी के साथ जुड़ गया सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, ध्यान देना। और सेविंग विद जो पोस्ट ऑफिस होता है, ये बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट होता है उससे कम लिक्विड होता है, क्योंकि अगर जो आपके बैंक में डिमांड डिपॉजिट में पैसा है तो ATM OTM से जाकर निकाल लोगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में है ना, तो भैया पोस्ट ऑफिस से निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। पहली बात तो आपके आसपास पोस्ट ऑफिस मिलेगा नहीं ढंग का, मिला भी तो समय के साथ पैसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेविंग विद पोस्ट ऑफिस होता है उसकी लिक्विडिटी थोड़ा सा क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो जैसे ऑलरेडी सीमेंट आपका रेत है, आपका रेत, और उसी में आप सीमेंट मिला के रखे हो, ठीक है, सीमेंट मिला के रखे हो, इसमें और सीमेंट अगर जो प्लस कर दो, इसमें जोड़ दो सीमेंट, तो वो चीज और पत्थर होगी कि नहीं होगी, और हार्ड होगी कि नहीं होगी। तो इसमें सेविंग विद पोस्ट ऑफिस जैसे जोड़ोगे M1 में, तो ये M2 और M1 को देखोगे तो M1 की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, M2 की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो और हार्ड हो जाएगा आपका। M3 पे जाओगे तो M3 में M1 है प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। भाई कोई मतलब बेवड़ा टाइप का ही होगा जो अपने बैंक का टाइम डिपॉजिट क्या करता है, ब्रेक करेगा छोटे छोटे काम के लिए। लोग भाई सोचते हैं कि टाइम डिपॉजिट रखें, अपने भविष्य के लिए रखें, कभी और निकालेंगे जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाएगी तब। तो वो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग होता है ना, उससे भी कम लिक्विड क्या होता है, बैंक का टाइम डिपॉजिट होता है। यानी अब M1 में इसको मिला दोगे, मतलब और ज्यादा सीमेंट मिला दोगे, तो इसकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। यानी अगर जो लिक्विडिटी का सीक्वेंस अगर जो लिखते जाओ यहाँ पे, तुम लिक्विडिटी का सीक्वेंस अगर जो लिखते जाओ, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, M1 है, उससे कम कौन है आपका M2 है, उससे कम कौन है आपका M3 है। 3 कंपेरिजन किया, अब M4 है, M4 को कंपेयर करो, M4 में M3 है, ऑलरेडी सीमेंट और रेत मिला हुआ है, उसमें और आपने क्या कर दिया, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का डिमांड तो एक बार निकाल सकते हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस का टाइम तो बहुत खतरनाक होता है भैया, इस पर इतनी तगड़ी पेनल्टी लगती है ना। मतलब इंटरेस्ट अगर जो इन्होंने कमिट किया कि 7% देंगे आपको इंटरेस्ट, तो जब निकालने जाओगे तो 2% काट देंगे इंटरेस्ट, केवल 5% इंटरेस्ट देंगे। अगर जो बीच में तोड़ दिए तो, मैच्योर होने पे दिए तब तो पूरा देंगे, बीच में तोड़ दिए तो पेनल्टी लगा देते हैं ये सब। यानी ये और क्या हो जाता है आपका, सॉलिड हो जाता है, इसकी लिक्विडिटी क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। देखो लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। यानी सबसे कम लिक्विडिटी किसकी हो गई, आपकी M4 की हो गई। ये लिक्विडिटी सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। यूपीएससी 2013 में भी पूछा गया है, और उसी साल आपकी यूपीपीसीएस ने, या एक साल आगे पीछे है देखना, सेम क्वेश्चन है, अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बने हैं कि इसमें लिक्विडिटी का सीक्वेंस बताइए कि सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है। सबसे ज्यादा लिक्विड M1, उससे कम M2, उससे कम M3, और सबसे कम कौन सा होता है आपका लिक्विडिटी में, M4 आपका सबसे कम लिक्विड होता है। तो ये चारों 4 डब्बे हैं। अगर जो देखो
और यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं टर्म में कि आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी चलती है वो बेसिकली M3 के बेसिस पे चलती है। इसीलिए M3 का, क्योंकि इकोनॉमी की जो 95% मनी सप्लाई होती है ना वो M3 के ही फॉर्म में होती है, या तो घर में या तो बैंक में। पोस्ट ऑफिस में लोग पैसा बहुत कम रखते हैं, इसीलिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी M3 के बेसिस पे चलती है। इसीलिए M3 का एक और नाम है एग्रीगेट मनी सप्लाई, इसी को बोलते हैं। मतलब कुल मौद्रिक एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोला जाता है, एग्रीगेट मनी सप्लाई भी बोला जाता है। तो इसके लिए जो सबसे पॉपुलर टेक्निकल टर्म ये लोग पेश करते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी आपका रिसोर्स, कुल मौद्रिक संसाधन भी इसी को क्या होता है आपका कहा जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स इसको कहते हैं। AMR भी इसको कहा जाता है, M3, क्योंकि आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना वो किसके बेसिस पे चलती है, आपके M3 के बेसिस पे क्या करती है आपकी चलती है। M3 का नाम क्या है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की 95% मनी सप्लाई आपकी क्या होती। अब पूछोगे क्वेश्चन कि क्यों M3 के बेसिस पे चलती है, तो 95% इकोनॉमी की मनी सप्लाई कहां पे होती है, M3 के पास होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका ये होता है कि पोस्ट ऑफिस पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर में आता है आपका। तो जो भी मॉनिटरी करती है लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से करती है, डायरेक्ट कभी उसको अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना आपके, वो क्या करता है, वो उनका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है, उनका डिसाइड किया जाता है। आरबीआई का बहुत ज्यादा उस पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आरबीआई हमेशा M3 को क्या करती है आपकी चूज करती है और उसी पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करती है। इसीलिए इसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स क्या कहते हैं बोलते हैं। तो अब कहोगे कि आरबीआई M3 पे जारी कर रही है, वेरिएबल 4 कैलकुलेट कर रही है, तो इसका कारण ये है कि इन सब की अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है, चारों की, M1 M2 M3 M4 की। अगर जो M3 पे वो जारी करती है, M3 अगर जो M1 की वजह से बढ़ा हुआ है, M1 की वजह, देखो ये कंपोनेंट है ना यहाँ पे M1, ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है ना। रुको मैं मार्कर आपका दूसरा ले लूं, दूसरे कलर का मार्कर, ताकि आपको दिख जाए आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कहते हैं कि M3, अगर जो M3 M1 की वजह से अगर जो M3 बढ़ रहा है, तो भाई इनमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, M1 है। तो आरबीआई का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है कि यार अब सबसे ज्यादा लिक्विड मनी की वजह से M3 बढ़ा हुआ है, और लिक्विडिटी अगर इकोनॉमी में बढ़ेगी तो M1 बढ़ रहा है, मतलब लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर जो M3 जो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है M3, अगर जो ये केवल टाइम डिपॉजिट की वजह से बढ़ रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से बढ़ रहा है, तो फिर आरबीआई का टेंशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और वो इंटरेस्ट रेट को उसी हिसाब से ऊपर नीचे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या करती है अपनी देखती है। ठीक है, तो इन सबकी अपनी अपनी क्या होती है, अलग लिक्विडिटी होती है। अब कहोगे M2 और M4 को क्यों किया, तो इसलिए कि पोस्ट ऑफिस का पैसा इनसे क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, और फिर आरबीआई को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता कि ये तो पार्ट्स आपके अलग है, मेन हमें M1 M3 को देख के ही क्या करना है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी को चलना है। M2 M4 को भी वॉच करना है आपका, बट उतना नहीं जितना हमें M1 और M3 को देखना है। तो इसलिए सब कुछ सेग्रीगेट करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या करती है आपकी जारी करती है। जैसे आप ही हो, अब नोट्स बनाते हो, जितने भी भाई सब जीएस में आता है, अब जाओगे एग्जाम देने तो जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के सब एक ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपसे कोई कह दे कि भाई नोट्स क्यों अलग अलग बना रहे हो, पेपर में तो एक ही जगह आता है, तो फिर आप कहोगे कि इसलिए कि हमें सेग्रीगेट करने में आसानी हो, किस सब्जेक्ट का कितना रिवीजन हो, ये सारा कुछ आइडिया हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई इनको क्या करती है, अलग अलग कैलकुलेट करती है। अच्छा, अब देखो इकोनॉमी की अगर जो सबसे कम मनी सप्लाई देखी जाए तो कौन दिखा रहा है, M1 सबसे कम पैसा यही दिखा रहा है। कैश आपका हाउस होल्ड का बस और बैंक का लगभग आधा यही दिखा रहा है। ओडी तो वैसे भी बहुत कम निग्लेजिबल अमाउंट होता है, पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई का केवल लगभग 1% के करीब होता है, तो ये बहुत कम दिखा रहा है मनी सप्लाई को। M2 भी क्या कर रहा है, बहुत कम मनी सप्लाई को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसीलिए M1 एंड M2 का एक और नाम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नैरो मनी भी कहते हैं, नैरो मनी। ठीक है, इसी को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी की बहुत कम मनी सप्लाई को शो करते हैं। वहीं पे M3 और M4 जो है, ये इकोनॉमी के देखो M3 95% और M4 तक जाते जाते लगभग 100% आपका हो जाता है, लगभग हो जाता है। ये इकोनॉमी की लगभग पूरी मनी सप्लाई को शो कर रहे हैं, इसीलिए इनका एक और नाम होता है ब्रॉड मनी भी इनको क्या किया जाता है आपका बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं को ब्रॉड मनी भी क्या कहते हैं बोलते हैं। तो इनके कई नाम है। M3 का एक और नाम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स,
और दूसरा नाम क्या है आपका ब्रॉड मनी है। M1 और M2 के केवल एक ही नाम है, इनको क्या बोलता है नैरो मनी, हिंदी में परिमित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा हम इसको बोलते हैं। तो इसीलिए आरबीआई इन 4 वेरिएबल को कैलकुलेट करती है एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई मतलब हमारे और आपके बीच में जो पैसे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं आपका मनी सप्लाई बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन आपका बना हुआ है और इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब आगे की कहानी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमी आपका है। सॉरी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको।